हेलो, राम राम दोस्तों। तो आई वेलकम यू ऑल। लेट्स गेट बैक टू आवर सिक्स्थ वीडियो of this series. I am making this video for the sake of the exam that is going to be held on 29th and 30th April. आज रात को मैं 3 बजे सोया था, करंट अफेयर जो हरियाणा की वीडियो बना के जो मैंने सुबह डाली है, और सुबह उठ के मैंने वो वीडियो पब्लिश की। उसके बाद यही बनाने बैठ गया हूँ। 6 बजे से उठा हुआ हूँ, सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ इतना मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए कभी नहीं किया भाई, इतना मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए कभी नहीं किया है। तो कम से कम अब तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो आपको बनता है कि सब्सक्राइब कर दो आप भाई, अब तो शर्म कर लो यार प्लीज़, ठीक है। इतनी मेहनत की है आपके लिए, ये लोगों के लिए, क्योंकि कमेंट आए हुए थे कि सर प्लीज़ 29 को एग्ज़ाम है, वीडियो डालिए वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए करंट अफेयर मैंने करवा दिए हैं फर्स्ट पार्ट, और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस पर तो मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी ले आऊँगा। आज डाल दूँ सेकंड पार्ट रात को, ठीक है। अगर आपको उस पर रिस्पॉन्स सही रहा करंट अफेयर का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसका लिंक यहाँ आपको ऊपर शो हो रहा होगा अभी आई बटन में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक भी मैं अभी 1 मिनट के बाद यहाँ डाल दिया जाएगा। बस आपको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है भाई। पीछे कौन लग गया है सब्सक्राइब करने के, ठीक है। इतने कोचिंग में पीछे दो, कोचिंगों में रुपये दिए होंगे तुमने भाई, ठीक है। CDP के ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये किसी ने कराए हैं कोचिंग में? KVS के विद ऑफिशियल आंसर की, चलो करा भी दिए होंगे, बट आंसर के साथ नहीं कराए तो गलत सलत करा दिए होंगे। क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं है भाई, आंसर की में क्या है उससे मतलब है हमें, क्योंकि वही मानेगी SSC भी। हरियाणा में वही माना जाएगा जो KVS में माना है, और ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आएंगे, आंसर भी यही रहने वाले इनके। तो भाई किसी ने ना कौन कराया ना, तो मैं कराना लग रहा हूँ फ्री में, तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते, हम फ्री में होने लग रहा है वो भी। एक बटन दाबनी है भाई, ठीक है। ये आई बटन दिख रही है आपको ऊपर, इसको दबाओ, सब्सक्राइब करो और मजे लो भाई वीडियो के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कॉग्निटिव मैच्योरेशन। कॉग्निटिव मैच्योरेशन क्या है, ठीक है। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की है सेकंड, और ये आपको पता है कॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो थिंकिंग से रिलेट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd क्वेश्चन, होम कम्युनिटी रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय। जो बच्चे के घर से और जो समुदाय से जो रिलेशन है वो कैसे एस्टेब्लिश होगा, बताओ। टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, या मैनेजमेंट के द्वारा, या स्टूडेंट्स के द्वारा। ये होगा टीचर से भी नहीं, मैनेजमेंट से भी नहीं, स्टूडेंट से भी नहीं, ठीक है। ये होगा ओनली पेरेंट्स से। जो होम कम्युनिटी रिलेशन है वो पेरेंट्स एस्टेब्लिश करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों को जो कम्युनिटी से है जो वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 43rd क्वेश्चन है जो हमारा, डेविएशन ऑफ मोरल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड रिलेटेड टू। जो बच्चे के जो मोरल बिहेवियर में जो डेविएशन होता है वो किससे रिलेट करता है, अफेक्टिव डोमेन से, कॉग्निटिव डोमेन से, साइकोमोटर डोमेन से, या फिर इमोशनल डोमेन से, बताओ। जो मोरल बिहेवियर होता है बच्चे का, मोरल बिहेवियर क्या होता है कि ये सही है या गलत है, जो सही और गलत की जो परिभाषा होती है बच्चे के दिमाग में, वो उसमें डेविएशन, उसमें जो चेंज आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो रिलेट किससे करता है, अफेक्टिव से, कॉग्निटिव से, साइकोमोटर से, इमोशनल से। तो ये होता है बच्चे का इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। इसके अंदर आता है मोरल बिहेवियर। और इस PDF में आप बुक मार्क देख रहे होंगे, तो मैं थैंकफुल हूँ इन भाइयों का जिन्होंने भी ये PDF जो हमें प्रोवाइड कराई है, ठीक है। कोर्टसी पूरी की पूरी उनको जाती है इस PDF की। द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कुड बी डेवलप इन ए चाइल्ड थ्रू। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है बच्चे में कैसे डेवलप की जा सकती है, कम्युनिटी सर्विस के द्वारा, एक्सर्शन के द्वारा, मॉर्निंग असेंबली के द्वारा, या लाइब्रेरी के द्वारा। एक्सर्शन क्या होता है, जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं जो कि हमें कुछ सिखाती है, जैसे कि हमारा स्कूल जयपुर विजिट करता है तो वहाँ जंतर मंतर देखता है, वहाँ बच्चों को सिखाते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है। जंतर मंतर में जो वो लगाया गया है समय वाली जो एक क्या बोलते हैं उसको, घड़ी टाइप है, वो कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें सिखाते हैं हम, एक्सर्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। घूमते घूमते कुछ सीखना,
तो कम्युनिटी सर्विस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप करेगा बच्चा, बताओ। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो बच्चा है वह डेवलप करेगा, 44th का आंसर है फर्स्ट, कम्युनिटी सर्विस के द्वारा डेवलप करेगा बच्चा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। 45th क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल अमंग चिल्ड्रन कैन बी अचीव्ड थ्रू। सेल्फ कंट्रोल कैसे अचीव करेगा बच्चा, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से, प्रोसेस ऑफ सोशियो इमोशनल लर्निंग से, या पार्टिसिपेटिव लर्निंग से, या पीयर लर्निंग से। सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखे बताओ। 45th क्वेश्चन का देखिए, सेल्फ कंट्रोल जो बच्चा है वो सीखेगा सोशियो इमोशनल लर्निंग से, ठीक है। जब उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग हो रही होगी तभी वह सेल्फ कंट्रोल सीखेगा, ठीक है। सोसाइटी में जब वो अपने पीयर्स के साथ खेलेगा, ठीक है, तभी वो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल एक की भावना लेके आ पाएगा। द डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ लर्नर एड्रेसेस द फॉलोइंग। डायग्नोस्टिक असेसमेंट है बच्चे की, वह हमें क्या बताती है, स्ट्रॉन्ग एरियाज, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, ओनली वीक एरियाज, या फिर ओवरऑल पर्सनैलिटी। डायग्नोज जब करेंगे बच्चे को 46 क्वेश्चन, तो वो स्ट्रॉन्ग एरिया भी बताएगी और वीक एरिया भी बताएगी, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज बताएगी वो, ठीक है। ओवरऑल पर्सनैलिटी का डायग्नोस्टिक असेसमेंट में नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग एरियाज बच्चे के क्या स्ट्रॉन्ग है चीज़ें, मतलब कि जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग है वो, और वीक एरियाज यानी कि अगर इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका वो वीक है, तो वो वीक एरियाज हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर डायग्नोस करते हैं। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, बताओ भाई, द मेन एम है जो एजुकेशन का वो क्या है, अर्निंग, लर्निंग, लिविंग, या ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ इसको। अर्निंग तो बिल्कुल नहीं है, मेन एम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ है मेन एम की, हाँ अर्निंग कुछ ये सीखते हैं कि हाँ इससे अर्निंग करनी है, नहीं अर्निंग नहीं है मेन एम। लर्निंग, लिविंग नहीं। तो आप लर्निंग में और ट्रांसफॉर्मेशन में कंफ्यूज होंगे। लर्निंग भी इसका मेन एम नहीं है, बट ट्रांसफॉर्मेशन इसका मेन एम है। तो सबसे पॉजिटिव आंसर होना वही चूज़ करना है हमें, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ आता है। जब हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तभी तो हम अर्निंग भी कर पाएंगे, लर्निंग भी कर पाएंगे और लिविंग भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन कनेक्टेड हैं, ठीक है भाई, क्योंकि मेन एम पूछा है, ठीक है, मेन एम। 48th क्वेश्चन, द स्कूल इज, स्कूल क्या है, सेंटर फॉर लर्निंग है, सेंटर फॉर सोशलाइजेशन है, प्लेस ऑफ नॉलेज है, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसिप्लिन है। बताओ भाई। 48th क्वेश्चन, लर्निंग के लिए है सिर्फ स्कूल नहीं, नॉलेज के लिए है, डिसिप्लिन के लिए नहीं। सेंटर फॉर सोशलाइजेशन माना जाता है स्कूल को, कि बच्चे का जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो है, उसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजेंसी है वो है स्कूल, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन याद रखिएगा, स्कूल में बच्चे का कौन सा सोशलाइजेशन होता है, सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारे सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है स्कूल में, और जो प्राइमरी होता है वो कहाँ होता है, बताइए आप। प्राइमरी होता है घर में, होम, फैमिली। पहले नंबर पे हम फैमिली को रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी के अंदर। 49th का, व्हेन देयर इज नो टारगेट प्लेस्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इट वुड कम अंडर। जब कोई टारगेट ना हो टीचिंग लर्निंग का तो ये किसके अंडर आएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर, एडल्ट एजुकेशन के अंडर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या फिर फॉर्मल एजुकेशन। ये जो इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है और फॉर्मल एजुकेशन है, इनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी आपको आगे, पहले इसका आंसर देखिए आप। 49th का जो आंसर है, ये जो टारगेट प्लेस नहीं करती है जिस लर्निंग में, वो कौन सी होती है, पहले आपको इन सब चीज़ों को बताता हूँ मैं, फिर आप खुद बताना इसका आंसर, ठीक है। इनफॉर्मल लर्निंग कौन सी होती है, पहले तो ये देखिए। जो इनफॉर्मल होती है वो होती है हमारी डेली लाइफ की जो लर्निंग होती है, हमारी जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, ठीक है। ये हर जगह होती है, एवरीवेयर। ये कोई सिलेबस फॉलो नहीं करती, ठीक है। और ये
इसमें जो है कोई लर्निंग का जो पर्पज़ नहीं होता माइंड में, ठीक है, कि भाई हमें ये लर्निंग करनी है, इसकी असेसमेंट भी नहीं होती कोई। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है, ये हर जगह होती है, एवरीवेयर, और नो सिलेबस, कोई सिलेबस कोई टारगेट इसका नहीं होता है, ठीक है। और नॉन फॉर्मल लर्निंग अब क्या होगी, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग जो होती है वो होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग। अब फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, देखिए फॉर्मल लर्निंग जो हम स्कूलों में सीखते हैं ना, ये होती है फॉर्मल लर्निंग, ठीक है, क्लास हमारी, स्कूल हमारे, ठीक है, इसका एक डिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होती है। और जो नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है वो होती है कि जिसका क्लासरूम स्ट्रक्चर नहीं होता है, डिफाइंड टाइम नहीं होता है कि असेसमेंट कब होगी क्या होगी, ठीक है, हमें क्लास में नहीं जाना होता है। तो ये जैसे कि हमारा इग्नो हो गया, ठीक है, इग्नो से जब डिग्री करते हैं हम, डिस्टेंस से डिग्री करते हैं, वो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए कि व्हेन देयर इज नो टारगेट, जब कोई टारगेट नहीं होता है टीचिंग लर्निंग में, तो वो किसके अंडर आएगी, बताओ, ठीक है। का आंसर बताना है आपको 49 का कमेंट बॉक्स में, बता चुका हूँ वैसे मैं इसका आंसर, आपने अगर गौर किया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है चाइल्ड की ग्रोथ में। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, या टेंजिबल चेंज, या सोशल चेंज। टेंजिबल चेंज क्या होता है, ठोस चेंज तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन नहीं। डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव चेंज है, ठीक है। वैसे तो हम अपने पढ़ा है डेवलपमेंट को हम क्वालिटेटिव भी मानते हैं और क्वांटिटेटिव भी मानते हैं, बट जब इसके अंदर दोनों के अंदर ये लिखा होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो हम इसको करते हैं। बट अगर क्वालिटेटिव चेंज अलग से दिया हुआ है और क्वांटिटेटिव अलग से दिया हुआ है, तो हम इसको मानेंगे क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन है ये डेवलपमेंट, ठीक है। और जो ग्रोथ है, अगर ग्रोथ के बारे में पूछ लिए सिंपल कि व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है बच्चे की, जो ग्रोथ में ग्रोथ क्या है, वृद्धि, ये है विकास, ये विकास है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है जो वो है क्वांटिटेटिव चेंज, ये होता है ग्रोथ, अगर ग्रोथ के बारे में पूछ ले तो, ठीक है। यहाँ इस ग्रोथ से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इस ग्रोथ से कंफ्यूज नहीं होना उस ग्रोथ को लेके। यहाँ सिर्फ जो उन्होंने कोटेट किया, कोटेशन में किया हुआ है, डेवलपमेंट, विकास क्या है, ये समृद्धि है। विकास क्या है बच्चे में, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। Which one of the following is powerful social agent to influence the child? पावरफुल सोशल एजेंट कौन सा इनमें से, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो पॉइंट है मेरे को लग रहे हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं इसको, कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पहले आप देख लीजिए, ठीक है। इसको एक वर्ड को इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो स्क्रीन पे अगर आपका पेपर होगा ना, HSC का पेपर तो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन ही होगा आपका पेपर, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले ही इन चीज़ को, कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ठीक है, गलती नहीं करनी क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं CTP के, ये सिर्फ क्वेश्चन से ही सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन में ही घुमा दिया जाता है इतना कि आंसर तक बच्चा पहुँच नहीं पाता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और मार्क करना है कि पूछा क्या गया है, ठीक है। तो पावरफुल सोशल एजेंट क्या है बच्चे को जो इन्फ्लुएंस करेंगे, इनमें से क्या है, स्कूल, मीडिया, टीचर या पेरेंट, बताओ भाई। इन सब में से जो मोस्ट पावरफुल एजेंट है आज के टाइम में, वो है मीडिया। मीडिया बच्चे को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, इन सभी के अलावा। और ये बात आपने देखी भी होगी कि मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को, ठीक है, कितना हद तक इन्फ्लुएंस किया हुआ है। रील चली हुई है बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा है छोटा घर में, तो उसके लिए एक अलग से यूट्यूब आई हुई है, जो आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, मैं समझ पा रहा हूँ कि जो यूट्यूब चलाते हैं बच्चे, कुछ भी चलता है उसमें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट एक अलग से यूट्यूब किड्स है, वो डालिए अपने फ़ोन में, उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स है, टाइम है उसमें, कितना टाइम बच्चे चलाएंगे यूट्यूब, अपने बंद हो जाएगी वो, ठीक है। तो बच्चे को वो दे सकते हैं, अगर आप बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है तो। वैसे तो बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए इस एज में, ठीक है, छोटा बच्चा आपके घर में तो, बट फिर भी वो आप दीजिए, यूट्यूब किड्स डालिए उस फ़ोन में, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। अगर टेक्नोलॉजी हमारा यूज़ कर रही है, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, बट टेक्नोलॉजी हमारा यूज़ कर रही है भाई, तो वो डालिए, आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। आप मुझसे पूछ लीजिएगा आप अगर कुछ दिक्कत आती है तो इसमें, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलो, द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कैन बी डेल्ट, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, यानी कि बाल अपराध के बारे में पूछा गया इसमें, ठीक है। जो बाल अपराध होते हैं वो कैसे डील किया जा सकते हैं, इनमें से
इन ऑप्शंस में से बताइए। थ्रो कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी यार, थ्रो वार्मथ एंड इमोशनल सपोर्ट। कीमोथेरेपी किस लिए होती है? कीमोथेरेपी लिए होती है जैसे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए होती है कीमोथेरेपी, ठीक है, मोस्टली। या फिर थ्रो वार्मथ एंड इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग, या फिर पेयर लर्निंग। बताइए इन तीन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है आपको 50 सेकंड क्वेश्चन का। देखिए सबसे बेस्ट आंसर है इसका थ्रो वार्मथ एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। इससे बाल अपराध बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए बच्चा अपराध की दुनिया में कदम रखता है, ठीक है। ये सब तो बात की बातें हैं, काउंसलिंग तो अपराध होने के बाद होगा ना भाई। पहले डेल्ट कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है, वो है सपोर्ट देना बच्चे को, ठीक है, प्यार देना है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द लर्नर, बच्चे को जो लर्नर है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? थ्रो हिज हर हैबिट्स, थ्रो मार्क्स ग्रेड्स, थ्रो द बिहेवियर ऑब्जर्व विदाउट देयर नॉलेज, सोशल एक्टिविटी से। बताओ, मार्क्स ग्रेड का तो मैंने काट ही दिया है, ठीक है। अब इनमें से बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको। उसकी आदतों से भी नहीं, सोशल एक्टिविटी से भी नहीं, बट द थ्रो द बिहेवियर ऑब्जर्व विदाउट देयर नॉलेज। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड वो बेस्ट मेथड माना जाता है टीचर के लिए, ठीक है। इसलिए थ्रो द बिहेवियर ऑब्जर्व विदाउट देयर नॉलेज, उनको पता लगे बिना, उनका बिहेवियर जो ऑब्जर्व करेंगे हम, उसी से हम बच्चे को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता लगेगा तो वो हमें दिखाने के लिए कुछ और बिहेवियर करेगा। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है जो, वो होती है बेस्ट लर्निंग। ये क्वेश्चन भी है आपका एक, बेस्ट लर्निंग मेथड कौन सा होता है? वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। टाइम नहीं ले रहा हम आपका, इसलिए लिखने के जगह मैंने ये तीर मार दिया यहाँ, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कूल सुपरविजन? स्कूल सुपरविजन, विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या पर्पज है? स्कूल सुपरविजन का क्या पर्पज है? जब जो स्कूलों में जो सुपरविजन होती है, जो फ्लाइंग आती है, उसका क्या पर्पज है? फॉल्ट फाइंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, या फिर इवैल्यूएशन, या गाइडेंस एंड सपोर्ट। बताओ। 54th का आंसर है, इनमें से कुछ भी नहीं। फॉल्ट नहीं देखते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट नहीं देखते हैं, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें देखते हैं, बट बेस्ट आंसर इसमें क्या है? गाइडेंस एंड सपोर्ट। गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं वो स्कूलों को, ठीक है। इसीलिए स्कूल में सुपरविजन होती है। बट हमारे तो जब सुपरविजन होती है तो पहले से ही स्कूल को इतना बड़ा ला के दिखा दिया जाता है कि उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई हमें तो ग्रेड लेने के लिए। बट अगर रियलिटी में देखें तो स्कूल सुपरविजन होती है गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए, कि इस स्कूल में इसको क्या चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए इसको, और क्या गाइडेंस चाहिए, ठीक है। चलो बताओ भाई, जे.बी. वाटसन कौन थे? द कंट्रीब्यूशन ऑफ जे.बी. वाटसन इन एजुकेशन। जे.बी. वाटसन का क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में? ये थ्योरीज पढ़ी होंगे आपने। जे.बी. वाटसन क्या थे? बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माना जाता है इनको, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म का फादर हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर एनहांसेस लर्निंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर बताना, ठीक है, जो लर्निंग को एनहांस करेंगे। साइज ऑफ क्लासरूम, कंफर्टेबल फर्नीचर, गुड वेंटिलेशन, या डेकोरेटिव क्लासरूम। चलो भाई ये क्वेश्चन बता दो आप, ये ट्रिकी क्वेश्चन है एक, ठीक है। ये सभी इसमें आंसर आपको सही लग रहे होंगे, बट पूछा क्या है वो देखना है हमें, ठीक है। 56 का आंसर बताओ, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं कमेंट करूंगा आज रात को, अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो। और जो सही कमेंट जिसने लोगों ने, अगर आप लोगों ने कमेंट किया जो सही कमेंट होगा उसको पिन करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैंने जो बताया था कि क्वेश्चन में क्या देखना है हमें, और वो आंसर देना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन से हम क्या समझते हैं? एक्सटर्नल बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, इंटरनल बिहेवियर, या एक्शन थ्रू इंटरनल बिहेवियर। बताओ। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक्शन थ्रू इंटरनल बिहेवियर, जो हमारा आंतरिक बिहेवियर है, आंतरिक जो हमारा व्यवहार है, उससे जो हम एक्शन जनरेट कर रहे हैं, उसका जो रिएक्शन है वही डिसिप्लिन है, ठीक है।
द पर्सनल ट्रेट ऑफ चाइल्ड ऑनेस्टी, जो ऑनेस्टी है हमारी वो किसके अंडर आती है? सिलेबस के अंडर आती है, करिकुलम के अंडर आती है, या फिर हिडन करिकुलम के अंदर आती है, या फिर टेक्स्ट बुक मटेरियल के अंदर आती है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन ही ऐसे थे जिन्हें मुझे काटना पड़ा। ठीक है, तो ये आती है हमारी ऑनेस्टी जो है हिडन करिकुलम के अंडर। ओके, और अब भाई हिडन करिकुलम तो पता ही होगा, हिडन करिकुलम, जीरो करिकुलम और नॉन करिकुलम, ये हमारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है इनको। ठीक है, द असेसमेंट ऑफ लर्नर इज़ डन टू फाइंड आउट, जो असेसमेंट है बच्चे की वो क्यों की जाती है? टू फाइंड आउट सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, वीक एरियाज विच नीड सपोर्ट, या एप्टीट्यूड या एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। 59th क्वेश्चन, ये की जाती है असेसमेंट वीक एरियाज विच नीड सपोर्ट, ये पता करने के लिए जो वीक एरियाज, जो बच्चे के कमज़ोर जो हैं पक्ष, जो वो कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं उसके, जिनमें उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम असेसमेंट करते हैं बच्चे की, ना कि सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए, ना कि मार्क्स देने के लिए। ठीक है, ना एप्टीट्यूड के लिए, ना फिर स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। ठीक है, और हाँ भाई, जो आपका एग्ज़ाम है 29 और 30 का, उसका जो पेपर ज़रूर भेज देना मुझे। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ अपनी, @IM गोदारा। ठीक है, आप इसको सर्च कीजिए IM गोदारा को टेलीग्राम पे। ठीक है, और आप यहाँ पे मुझे अपने क्वेश्चन पेपर जो है वो PDF फॉर्मेट में भेज दीजिएगा। ठीक है, याद करके भेजना भाई ये, ताकि आगे जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो इससे। 29 वालों को, 29 वाले जो भेजेंगे, जो पहले जाएंगे, वो उनसे 30 वालों को हेल्प होगी। ठीक है, तो 30 वालों से आगे जो 14 को पेपर है उनको हेल्प होगी। प्लीज़ ज़रूर शेयर करना ये पेपर आपके। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल टीचर। एक सक्सेसफुल टीचर की क्वालिटी क्या है? सफल शिक्षक के क्या गुण हैं इनमें से? गुड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, डायनामिक, या फिर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। बताओ, इनमें से बेस्ट आंसर बताना है। सभी आंसर अच्छे हैं, लग रहे हैं हमें दिखने में, बट बेस्ट आंसर क्या है? सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या होनी चाहिए सक्सेसफुल टीचर की? बताओ जी, बताओ। 60th क्वेश्चन का जो आंसर है वो भाई केवीस ने माना है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 60th क्वेश्चन, और इसका आंसर है 4th। ठीक है, और ये आपको करना है। एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए उसमें अंदर। ठीक है, 61st क्वेश्चन है जो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क अमंग चिल्ड्रन कम्स अंडर, किसके अंडर आता है? ये बिहेवियरिज्म के, कंस्ट्रक्टिविज्म के, कनेक्टिविज्म के, या फिर कॉग्निटिज्म के? जो बच्चे कोलैबोरेट करके जो सीखते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, वो किसके अंडर आता है? बताओ। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंडर आता है। कनेक्टिविज्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आता है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंडर, रचनावाद के अंडर। बताओ भाई, लर्निंग बाय डूइंग क्या है? जो हमारा लर्निंग बाय डूइंग है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेटर्ड थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है? लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ही होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, कि जो बच्चा करके सीखता है उसका मतलब है कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की डेफिनेशन ही ये है कि लर्निंग बाय डूइंग। आई होप आप सभी लोगों को सही समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि केवीएस के क्वेश्चन है तो अच्छे लगने ही पड़ेंगे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं भी लग रहे तो भी कोई वो नहीं है, मजबूरी है, अच्छे लगाओ इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो अच्छे से इनको दिमाग में फिट कर लो, समझो चाहे रटो, कुछ भी करो, इनको घुसा लो अपने दिमाग में। ठीक है, और इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब, ऊपर आया हुआ घंटी
आई बटन बन के आया है ऊपर, ये देखो, ठीक है। यहाँ से दबाओ, सब्सक्राइब करो फ्री में, फ्री फ्री फ्री, ठीक है, फ्री में है अभी कुछ टाइम के लिए फ्री। 63rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव चैलेंज अमंग एडोलेसेंट्स। कॉग्निटिव चैलेंज क्या है जो किशोरों में, बताओ। एक्स्ट्रावर्टिज्म, इंट्रावर्टिज्म, ईगोसेंट्रिक या फिर एग्रेशन, बताओ बताओ बताओ। थ्योरीज भी पढ़ी है हमने, सब चीज़ें देखी है। तो एडोलेसेंट्स के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो क्या है, ईगोसेंट्रिक होते हैं वो, ठीक है, वो अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम। सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन का बेसिक रोल ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, फोर्थ, इसका आंसर है इंस्पायरिंग। बेसिक रोल क्या होगा बच्चे के लिए टीचर का, कि वो इंस्पायरिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रेरणा स्रोत के रूप में उसकी भूमिका होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझसे गलती ना हो जाए, और मैं साथ साथ आंसर की देख रहा हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो जाए, मैं गलत ना बता दूँ आपको, तो इसीलिए मैं सिर्फ आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज असेंशियल फॉर लर्निंग। असेंशियल क्या है लर्निंग के लिए इनमें से, एफर्ट, इंटरेस्ट, अटेंशन या कंसंट्रेशन, बताओ। ये सभी ज़रूरी हैं, बट मोस्ट असेंशियल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनमें से क्या है जिसके अंदर सभी चीज़ें आ जाएगी, ये बताओ बताओ बताओ। 65th क्वेश्चन है ना ये, 65th क्वेश्चन, इसका आंसर है अटेंशन, ठीक है। अटेंशन, जब बच्चा ध्यान देगा तो भी वो सब चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। बच्चे का ध्यान ही नहीं है तो वो इंटरेस्ट अपने आप गायब हो गया, एफर्ट कैसे करेगा, वो ध्यान नहीं है तो कंसंट्रेशन तो भूल जाओ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें अटेंशन। बच्चा अटेंशन देगा तो ही वो इंटरेस्ट बना पाएगा, तो ही वो कंसंट्रेशन कर पाएगा, और फिर ही वो एफर्ट लगा पाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है उनको जो प्रोहिबिट किया गया है वो किसके अंडर किया गया है, NEP 2020 या POA 1992, RT एक्ट 2009 या फिर NPE 1986। 66th क्वेश्चन, ये जो प्रोहिबिशन किया गया है अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, ये किया गया है RTE एक्ट 2009 के अंडर। RTE की फुल फॉर्म में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इसकी फुल फॉर्म जो है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ भी ली गई है एग्जाम में, क्योंकि राइट टू एजुकेशन ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है। कमेंट कीजिए, पहले आप बताइए मुझे क्या है इसकी फुल फॉर्म। मुझे पता है आप नहीं करोगे कमेंट, तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका पेपर में एक क्वेश्चन आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन, इसकी फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। याद कर लो, ये राइट टू एजुकेशन नहीं बोलोगे, ऑप्शन में यही आता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ऑप्शंस आपको भटकाएंगे, बट भटकना नहीं है, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है RT एक्ट 2009 की, और इसके अंदर प्रोहिबिट किया गया है जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, जो हमारे गैर मान्यता प्राप्त, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, उन स्कूल को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। 67th क्वेश्चन, वेरी इजी। NEP 2020 के अंदर जो नया प्रपोज्ड करिकुलम डिज़ाइन है वो क्या है, बताओ भाई। पहले हमारा क्या था और अब जो नया है वो क्या है। पहले हमारा था 10+2, ठीक है, ये पहले था। तो इनमें से अब क्या है हमारा, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। जो अब नया है उसको कमेंट करना है, अदरवाइज़ मैं करूँगा। क्यों मैं नहीं करूँगा भाई, तुम्हें करना है, ठीक है। ये तो देख लेना अपना NEP 2020 के अंदर नया प्रपोज करिकुलम डिज़ाइन क्या है, ठीक है। कमेंट में बताओ इसका आंसर। चलो भाई, 68th क्वेश्चन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन
बाय सुपरवाइजर, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बाय सुपरवाइजर वुड लेड टू। जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है सुपरवाइजर के द्वारा, वो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, 68 का जो हमारा आंसर है वो है फोर्थ, मैंने ये टिक कर दिया था। लर्निंग गैप्स कैन बी फिल्ड एंड रेमेडिएशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। तो लर्निंग गैप्स जो हैं, जो ऑब्जर्वेशन होगी सुपरवाइजर के द्वारा, तो उससे लर्निंग गैप्स फिल की जा सकेंगे और रेमेडी दी जा सकेगी बच्चों को आगे जो उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। 68 का फोर्थ। 69th क्वेश्चन, 69 प्रिंसिपल का रोल क्या है, एकेडमिक रोल ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इस क्वेश्चन देखना आपको, एकेडमिक रोल पूछा है प्रिंसिपल का। बजट प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग क्रिकेट टूर्नामेंट, डेमो लेसन टू टीचर्स या फिर टाइम टेबल मेकिंग। 69 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। एकेडमिक रोल क्या है प्रिंसिपल का, डेमो लेसन देगा वो टीचर्स को, ठीक है। बजट नहीं बनाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं करेगा क्रिकेट टूर्नामेंट, टाइम टेबल नहीं बनाएगा, वो डेमो लेसन देगा टीचर्स को। एकेडमिक रोल पूछा है इसलिए। बस जो क्वेश्चन में पूछा क्या है ना, ये आप पता गया तो बस आपका सिलेक्शन पक्का है भाई, ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल करिकुलम। डिसएडवांटेज क्या है, कन्वेंशनल मतलब कि परंपरागत जो हमारे जो करिकुलम था उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। बोरिंग है चिल्ड्रन के लिए वो, डिसइंटरेस्ट है, विल नॉट सेटिस्फाई लेट ब्लूमर्स, विल नॉट सेटिस्फाई गिफ्टेड चिल्ड्रन। बताओ भाई। 70th क्वेश्चन का आंसर ये जो है, विल नॉट सेटिस्फाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत तेज हैं, जो अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं पहले ही, उनके लिए ये सेटिस्फाइंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ लेक्चर मेथड को और बोर्ड टीचिंग को प्रेफरेंस दिया जाता था, ठीक है। इक्वालिटी जो है एसोसिएटेड है किससे, इंक्लूसिव एजुकेशन से, एक्सक्लूसिव एजुकेशन से, स्पेशल एजुकेशन से या कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन से। देखिए इक्वालिटी किससे एसोसिएटेड है, यानी कि समानता, ये हम देते हैं इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को हम शामिल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिसेबल्ड बच्चे भी आते हैं और जो नॉर्मल बच्चे आते हैं वो भी, ठीक है। डिसेबल्ड प्लस नॉर्मल चाइल्ड, सभी को हम एक छत के नीचे बिठा के पढ़ाते हैं, ठीक है। एक ही क्लासरूम होता है उनका, उन सभी को शामिल करते हैं, इंक्लूजन होता है उनका, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर इक्वालिटी मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, सो सिर्फ डिसेबल्ड के लिए होती है, ठीक है। 72nd क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया क्या है, बताओ भाई। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर, इनएबिलिटी टू होल्ड पेन, या फिर इनएबिलिटी टू रीड, या फिर स्पीकिंग इनएबिलिटी, बताओ क्या है, बताइए ना आपको इसका आंसर। चलो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। PWD एक्ट 2016 क्या प्रोवाइड करती है, द राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल एजेस ऑफ डिसेबल्ड, द राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल एजेस ऑफ डिसेबल्ड, या द राइट टू फ्री एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 ईयर्स ऑफ डिसेबल्ड, या फ्री एजुकेशन टू डिसेबल्ड अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, या फंडिंग फॉर डिसेबल्ड, ठीक है। फंडिंग नहीं करेगा ये। PWD जो एक्ट है, PWD एक्ट 2016 वो क्या करती है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये क्या बोलती है कि द राइट टू फ्री एजुकेशन इन द एज ग्रुप 6 to 18 ईयर्स ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है। 73rd का जो आंसर है वो सेकंड है, सभी एजेस को नहीं देंगे फ्री एजुकेशन, डिसेबल्ड को नहीं। एज 14 तक, 14th एज तक जो होती है ना वो नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए होती है, 6 to 14 जो RT बात करता है जिसकी, ठीक है। उसके अंदर 6 to 14 एज तक फ्री एजुकेशन है, बट डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 to 18 है, ठीक है। ये लो भैया, मनोदर्पण, दीक्षा, ये सब बहुत चला था केवीस में, ठीक है। मनोदर्पण लॉन्च्ड बाय MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली डील्स विद, ये किसके हाथ डील करता है, काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस,
गाइडेंस टू स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, या फिर काउंसलिंग टू सपोर्ट चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेस, गाइडेंस टू चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, मैं काट रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब बताओ, ये डील करती है मेंटल हेल्थ इश्यूज जो चिल्ड्रन और जो टीचर दोनों के साथ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी हैं उनकी काउंसलिंग के लिए ये बनाई गई थी मनोदर्पण। ठीक है, ये बनाई गई थी कोविड-19 टाइम के दौरान, बट ये डील करती है मेंटल हेल्थ इश्यूज से। ठीक है, याद रखना मनोदर्पण। 75th का, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्राइब्ड फॉर, ये पहले भी आ चुका है सेम क्वेश्चन, ये फिर से आ चुका है केवीएस में, ये हमारे अंदर भी फिर से आ जाएगा। ठीक है, बताइए मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। मैंने पहले भी बताया आपको, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे आप, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है दिव्यांगजन के लिए, ये इसका आंसर बताएं आप। द क्वालिटी ऑफ गुड स्कूल लीडर, गुड स्कूल लीडर की क्या क्वालिटी होगी, गुड स्पीकिंग एबिलिटी, गुड लिसनिंग एबिलिटी, इंस्पायरिंग एबिलिटी या फिर अडेप्टिंग एबिलिटी। बताइए लीडर की क्या इनमें से मोस्ट सूटेबल क्वालिटी क्या होनी चाहिए। 76 का आंसर स्पीकिंग, लिसनिंग, अडेप्टिंग, ये सभी बाद में होगी। इंस्पायर जो कर पाएगा, जो लीडर जो बच्चे को इंस्पायर कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा, वही एक गुड स्कूल लीडर होगा। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ SDP। SDP क्या होता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इसका पर्पज क्या है बताओ। एकेडमिक एक्सीलेंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, एडिक्वेट फंडिंग या रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। इसका पर्पज क्या है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान का पर्पज है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो SDP है ये RTE के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है RTE के सेक्शन 22 के अंडर। ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 22 की हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जो कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, और जो SDP है SMC है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, वो आती है आर्टिकल 21 के अंदर। और ये बोलते हैं कि जो SMC है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वही SDP बनाएगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। ठीक है, तो 21 से 22। ठीक है, याद कर लीजिए, SMC कमेटी तो 21 में है और जो कमेटी के अंडर जो प्लान है वो 22 में है, तो इसलिए कमेटी पहले और प्लान बाद में। 21-22 याद करना हो सबको बस। ठीक है, 78 क्वेश्चन। चलो अभी 78 क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल टाइम टेबल। टाइम टेबल का रोल क्या है, टू कंप्लीट द सिलेबस वेल इन टाइम, टू फिक्स स्लॉट फॉर लर्निंग, टू एंश्योर स्मूथ एंड ऑर्डरली वर्किंग ऑफ स्कूल ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, टू कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑन टाइम। बताओ 78 का जो आंसर, बेस्ट आंसर हमें यहाँ दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, थर्ड, टू एंश्योर स्मूथ एंड ऑर्डरली वर्किंग ऑफ स्कूल ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी, तभी स्कूल टाइम टेबल माना जाएगा कि बेस्ट है ये। ठीक है, रोल यही है इसका कि ऑल राउंड डेवलपमेंट को देख के ही टाइम टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, कि पहले पीरियड में क्या पढ़ाना है, लास्ट में क्या पढ़ाना है, बीच में क्या पढ़ाना है, ब्रेक कब देना है, वो सभी को ध्यान रखते हुए, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए स्कूल टाइम टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, 79th क्वेश्चन। NCF 2005 मेनली फोकस्ड ऑन, जो NCF था हमारा 2005 का, वो किसके अंदर फोकस था, क्लासरूम टीचिंग, एक्टिविटी मेथड या एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स या ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें हम देखिए कंफ्यूज क्या होंगे कि एक्टिविटी मेथड हम कराएंगे, क्योंकि हमने सभी जगह सुना एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, बट नहीं, NCF 2005 जो था वो मेनली फोकस था किस पे, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे। इसने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा हट के आंसर है इसका। ठीक है, NCF 2005।
एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो अब आपसे मैं एक मांगूंगा, सब्सक्राइब। ठीक है, फिर से आ गया आई आइकन आपके पास, इसको दबाओ। जिसने पहले नहीं दबाया था वो सब्सक्राइब करो और करवाओ। धक्के से नहीं करवाना भाई, करवाओ का मतलब शेयर करो। जिनके लिए हेल्पफुल है वीडियो उनको बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें आगे और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, ओके। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो। ठीक है। CCE स्कीम, एडवांटेज ऑफ CCE स्कीम। CCE क्या होता है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? जॉयफुल लर्निंग, रिमूव अनहेल्दी कंपैरिजन व्हेन ग्रेड्स इंट्रोड्यूस्ड, improves क्वालिटी ऑफ लर्निंग, या फिर कोर्स स्कॉलस्टिक एरियाज आर आल्सो इवैल्यूएटेड। बताइए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, हमारी सबसे बढ़िया ट्रिक जो होती है ना, वो क्या होती है? सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊँ आपको क्या होती है? कि देखिए, ये देख लो कि भाई कहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, और ये सबसे लंबा चला। ठीक है, मोस्टली ये ट्रिक काम कर जाती है कि जो हम बिल्कुल ही ब्लैंक है ना जिस क्वेश्चन में, कि यार क्या आ गया, तो वहाँ पे सबसे लंबा आंसर देख लो, ये है। इसका मतलब कि इसको एक्सप्लेन किया गया एग्जामिनर के द्वारा, कि वो एक्सप्लेन करके बता रहा है कि बाकी में तो उसने फॉर्मेलिटी कर दी, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया ऑप्शन कि मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए, बट इसमें उसने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा एफर्ट लगाया है। इसका मतलब कि ये इसका आंसर है, कि एफर्ट उसी में लगाएगा तो आंसर सही होगा। तो लंबा आंसर देख के, जहाँ ब्लैंक हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि हर सभी में लंबे लंबे देख लो, नहीं, जहाँ ब्लैंक हो ना बिल्कुल, तो वहाँ पे लंबा आंसर देख के टिक कराना भाई। तुक्का 90% ये सही होगा। ठीक है, इसमें आंसर में क्या दिया गया है कि रिमूव्स अनहेल्दी कंपैरिजन व्हेन ग्रेड्स इंट्रोड्यूस्ड। जो CCE है वो जो तुलनात्मक, जो हमारा जो अनहेल्दी चीज़ें होती है, कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है, वो हटा देता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेड्स शायद इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बस ये क्वेश्चन अब आप फिट कर लो दिमाग में कि ये आने वाले हैं आपके क्वेश्चन में, उसमें पेपर में। ठीक है, और पेपर मुझे भेज देना भाई। ठीक है, PDF बना के पेपर मुझे सेंड कर देना। आपको मैंने ID प्रोवाइड कर दी है, टेलीग्राम की ID IM गोदारा, मैं इसको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए इतना ही था, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आई थिंक आज रात को या कल सुबह डाल दूंगा मैं वीडियो। कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज रात को आएगी एक वीडियो। ठीक है, आज रात को 9 बजे से पहले एक वीडियो आपके सामने एक और आ जाएगी। ठीक है, CDP की। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छा करके आएंगे। ओके, थैंक यू।